गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम वापस से अपनी क्लास के साथ हैं। रिवीजन क्लास आपकी अलग चल रही है जिसमें क्लबिंग के प्रोविजन डिस्कस हो रहे थे और हम अपनी नई क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर जो आपकी बुक है प्रोविजन वाली, उसमें पेज नंबर 97 पर है। ये प्रोविजंस थियोरेटिकल हैं सारे के सारे। इसमें एक अच्छी बात है, इसमें जो भी है वो सब थियोरेटिकल है, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थियोरेटिकल होता है इसलिए हम इसे लास्ट में पढ़ाते हैं, बट बिकॉज अभी हमने अदर सोर्स पढ़ा है, सैलरी पढ़ा है, तो हम इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। असेसमेंट प्रोसीजर में हमें इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। नाम ही है प्रोसीजर, तो हमें काफी सारी चीजें सीखने को यहाँ मिलेंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जैसे किन लोगों को हमारी कंट्री में रिटर्न फाइल करना होता है, किन लोगों को हमारी कंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, किन लोगों को हमारी कंट्री में ऑडिट कराना मैंडेटरी है। एक चीज आपने सुनी होगी, पैन नंबर, पैन कार्ड भी। तो हमारी कंट्री में किन लोगों के पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, पैन कार्ड का यूटिलाइजेशन क्या क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सुनते हैं लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आते, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए पेज नंबर 97 ओपन कीजिए अपनी अपनी बुक्स का, और 97 पर आपको हेडिंग मिलेगी असेसमेंट प्रोसीजर। अब सबसे पहला सेक्शन आ रहा है 139(1) एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट सेज रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1) हमें यह सिखाएगा कि हमारी कंट्री में किन लोगों को अपना रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और हमें यहां सीखने के लिए मिलेगा इस इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर कि हमारी कंट्री में किन लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप इस सेक्शन में लिखे हुए लोगों में से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपको हमारी कंट्री में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं। ओके, आइए पढ़ते हैं किन किन लोगों को हमारी कंट्री में आईटीआर या रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इट सेज एवरी पर्सन, पॉइंट 1, बीइंग अ कंपनी, यानी कि अगर आप एक कंपनी है, एंड पार्टनरशिप फर्म, या आप एक पार्टनरशिप फर्म है, और एलएलपी, मतलब ये तीन लोग आ गए, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। अगर आप इन तीनों में से किसी में भी फॉल करते हैं तो चाहे इन केस ऑफ इनकम और लॉस, तो अगर आप एक कंपनी है, आप एक फर्म है, आप एक एलएलपी हैं, तो चाहे आपको इनकम हो या आपको लॉस हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है हमारी कंट्री, चाहे आप इनकम कमाएं या लॉस कमाएं। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप ऑफ है, एक कंपनी है, या आप एक एलएलपी हैं, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, इन तीनों के अलावा, मतलब इनके अलावा जो पर्सन बच गए, हम लोग जानते हैं ना 8 तरह के पर्सन होते हैं, तो उनमें से इन 3 का प्रोविजन तो ये हो गया कि इन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, उसका हमारे पास अलग से प्रोविजन है। तो ये 3 लोग आईटीआर फाइल करेंगे। इनके अलावा जो बचे, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ एटसेट्रा, उनके लिए आईटीआर तब फाइल करना जरूरी है जब उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में जो आती है इनकम, मतलब एग्जेम्पशन लिमिट से क्या हो जाए, ज्यादा। जैसे एग्जेम्पशन लिमिट है ना 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो इन 3 लोगों के अलावा बाकी जो लोग हैं, अगर उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करके टैक्सेबल लिमिट में आ जाए, तब उन लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जैसे कि मैं क्या हूं, एक इंडिविजुअल, तो मुझे कौन सी कैटेगरी में फॉल किया जाएगा, बी पॉइंट में। तो मुझे रिटर्न कब फाइल करनी है, जब मेरी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जिस भी कैटेगरी में मैं फॉल करता हूं, उसे क्रॉस कर जाए। अब इनकम कौन सी, तो कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब अगर हम समझें कि आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) किसे फाइल करना जरूरी है, तो पॉइंट कहता है फॉर अ कंपनी, फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, इन सब के लिए तो मैंडेटरी है। और इनके अलावा जो बाकी लोग बचे, उनके लिए सिर्फ तब जब उनकी, ध्यान रखिएगा, जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख के हिसाब से जो एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर उसे क्रॉस कर जाए तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिस्टर ए की, जिनकी एज है 40 ईयर और रेजिडेंट है इंडिया में, तो ये कौन सी कैटेगरी में गए, 2.5 लाख में। तो अगर इनकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब डिडक्शन से पहली वाली, पांचों इनकम को जोड़ लेते हैं तो बन जाती है जीटीआई,
फिर उसमें से घटा देते हैं डिडक्शन, जो भी पढ़ाई जाएंगी 80C से लेकर 80U वाली, घटाने के बाद जो आती है दैट इज टोटल इनकम। तो टैक्स तो इस पे लगता है जो आपको रेट ऑफ टैक्स के असाइनमेंट में पढ़ाया गया है, लेकिन रिटर्न इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक की जाएगी। तो अगर इनकी जीटीआई 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी, यानी कि मिस्टर ए को कब फाइल करनी है, जब इनकी जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मिस्टर ए की जीटीआई 3 लाख रुपए और एक मिस्टर बी है, उनकी जीटीआई 2,40,000 है। मिस्टर ए को डिडक्शन मिली 1 लाख रुपए की और मिस्टर बी को डिडक्शन मिली 20,000 रुपए की। मिस्टर ए की टीआई है 2 लाख और मिस्टर बी की अब टीआई बची 2,20,000। और अब एग्जाम में पूछते हैं, बताइए किसको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो बताओ किसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, दैट इज मिस्टर ए, क्योंकि हम जीटीआई चेक करेंगे। इसकी जीटीआई 2.5 लाख से कम है तो बाद में क्या होता है, दैट इज इररेलेवेंट। जिसकी जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस कर गई उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर मिस्टर ए की एज 85 ईयर होती तो फिर इनको एग्जेम्पशन कितने की मिलती, 5 लाख की। तो उस केस में फिर जीटीआई अगर 3 लाख होती तो इन्हें भी आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ता। तो पॉइंट बी कहता है इन लोगों के अलावा उन्हें आईटीआर फाइल करना है जिनकी जीटीआई एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। या तो अब उनकी जीटीआई, इसमें एक और चीज ऐड हो गई, या तो उनकी जीटीआई या अगर वो किसी के डीम्ड एसएससी है, मतलब अगर किसी और की आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी इनकी है और उस पर्सन की जीटीआई अगर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख को क्रॉस करती है तो भी फिर आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज है 40 ईयर और रेजिडेंट है, 2.5 लाख की लिमिट चल रही है, इनकी जीटीआई है मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो इनको तो आईटीआर नहीं फाइल करना। लेकिन मिस्टर एक्स का एक माइनर सन है और उस माइनर सन की मान लीजिए जीटीआई है 8 लाख रुपए, तो माइनर सन पर क्या आ गया, रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमारी कंट्री में माइनर अपनी आईटीआर खुद फाइल नहीं कर सकते, तो माइनर की आईटीआर कौन फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मिस्टर एक्स के ऊपर आ जाएगी। तो मिस्टर एक्स इस माइनर के क्या हुए, डीम्ड एसएससी। तो या तो आपकी जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस करती, या अगर आप किसी के डीम्ड एसएससी हैं और उसकी जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस कर गई तो भी मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने माइनर सन की आईटीआर फाइल करें एज अ डीम्ड एसएससी। तो बी पॉइंट पूरा क्या बोलता है कि या तो हमारी खुद की जीटीआई 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख को क्रॉस करें, या किसी उसकी जिसके हम क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब डीम्ड एसएससी। जैसे एक ट्रस्ट है, एक मंदिर है और भगवान की जीटीआई है, तो जो भगवान के ट्रस्टी हैं, उस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बिकॉज वो भगवान के क्या माने जाएंगे, डीम्ड एसएससी। तो अगर उसकी एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर गई तो भी आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर एक्स पे। अब ये भी हो सकता है कि इनकी होती जीटीआई 4 लाख और माइनर सन की होती 8 लाख, तो मिस्टर एक्स 2 आईटीआर फाइल करेंगे, एक अपनी एज एन एसएससी और एक दूसरी अपने सन की, उसमें लिखा जाएगा डीम्ड एसएससी। आईटीआर के फॉर्म में ऑप्शन लिखा होता है, क्या आप एसएससी हैं, क्या आप डीम्ड एसएससी हैं। तो अपनी वाली में तो हम टिक लगाएंगे एसएससी, और जो डीम्ड एसएससी वाला केस है उसमें टिक लगाएंगे हम डीम्ड एसएससी वाले कॉलम पर। तो पॉइंट बी ने क्या समझाया कि अदर देन कंपनी, एलएलपी और फर्म, बाकी लोगों की में से अगर किसी की जीटीआई एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है या जिसका वो डीम्ड एसएससी है उसकी जीटीआई एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है तो फिर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। ये आ रहा है पॉइंट नंबर बी, यही आपको समझाएगा। अदर देन अ कंपनी, फर्म एंड एलएलपी, इफ इज, अंडरलाइन कीजिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम और द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि आपकी जीटीआई या अदर पर्सन, अंडरलाइन एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल अंडर दिस एक्ट। जहां वर्ड लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल, असेसिबल को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिएगा डीम्ड एसएससी अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो आईटीआर तभी भरना है जब आपकी जीटीआई या जिसके आप डीम्ड एसएससी हैं उसकी जीटीआई
एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स शेल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो उस पर्सन को ड्यू डेट तक फर्निश करनी है अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम, अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ सच अदर पर्सन, अपनी इनकम की डिटेल या उसकी जिसके हम डीम्ड असेसी हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आगे की लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में करनी है, प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन के साथ करनी है, प्रेस्क्राइब्ड टाइम में करनी है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड सेटिंग फोर्थ अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, अब ए और बी पॉइंट में अगर आप फॉल नहीं करते तो आपको आईटीआर फाइल नहीं कर। जैसे आप सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप ना तो पॉइंट ए में फॉल करते हैं ना ही बी में, ना आपकी जीटीआई ज्यादा है ना आप किसी के डीम्ड एसएससी, तो आप लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करना होता था, बट अमेंडमेंट कर कर 2 नए पॉइंट और ऐड कर दिए, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। तो अगर आप ए और बी से अभी बच गए तो कोई खुश होने की बात नहीं है, हो सकता है पॉइंट सी या डी में फॉल कर, जहां आप सी और डी दोनों से बच गए तो फिर आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। आते हैं पॉइंट नंबर सी पर। सी अब एक नई बात कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो यहां किसकी बात हो रही है? रेजिडेंट ऐसा जो एनओआर नहीं है, मतलब कौन सा है? ओआरआर। तो ऊपर लिख लीजिए एरो बनाकर उसके, यहां किसकी बात हो रही है इस पॉइंट में? ओआरआर की। सी पॉइंट में बात है ओआरआर की, ए और बी में सब इंक्लूड थे, सी सिर्फ किसके लिए है? ओआरआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो क्या होता है वो हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ओआरआर हैं विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 6, उसी में पढ़ाया जाता है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न, ऐसे ओआरआर जो ए और बी पॉइंट से बच गए, जैसे कि आप लोग, मैं तो बी पॉइंट में फॉल कर गया, मेरी जीटीआई तो ज्यादा है, बट आप लोग बच गए, तो आप लोग सी में जाएंगे अगर आप ओआरआर हैं। टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन एंड हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन कीजिए एट एनी टाइम, मतलब अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखो। ए और बी में आप आते नहीं, आप सी चेक करो कि आप सी में फॉल करते हो कि नहीं। सी किन के लिए है? इफ यू आर ओआरआर, तो ओआरआर तो आप लोग हैं, तो आप ओआरआर हैं और अगर साल में आपने नीचे लिखी गई 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी कर दी एट एनी टाइम, पूरे साल में एक दिन भी, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। कौन सी कंडीशन है? देखिए सी पॉइंट की ए कंडीशन, और बड़ी सिंपल सी है। देखो ए कंडीशन ये कहता है कि अगर आपका इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है या इंडिया के बाहर किसी एसेट के आप मालिक हैं, इंडिया के बाहर, इंडिया में नहीं, तो ऐसे ओआरआर जिनका इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है या इंडिया के बाहर कोई उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स आता है अमीर लोग का भाई, जिसके बाहर बैंक अकाउंट है या बाहर प्रॉपर्टी है, उसकी भी हमें क्या चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न। होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर, मतलब रियल ओनर, और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और है साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। 2 बातें ध्यान रखिएगा, इंडिया के बाहर या तो कोई एसेट है या इंडिया के बाहर आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आप क्या है? साइनिंग अथॉरिटी। अगर इन कंडीशन को आपने पूरा कर दिया ए को, तो अभी आपको आईटीआर फाइल करनी है, या ए नहीं फाइल हो पाई तो नेक्स्ट आ गई, इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए है बेनिफिशियल ओनर और बी है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल ओनर मतलब आप एसेट के मालिक अभी हैं, आपके नाम में एसेट है, और बेनिफिशियरी मतलब एज अ नॉमिनी, मतलब अभी एसेट किसी और के नाम पर है इंडिया के बाहर, लेकिन उसके बाद किसके नाम पर आ जाएगी? उसकी डेथ के बाद आपके पास। तो या तो आप किसी एसेट के ओनर हैं, या बैंक में साइनिंग अथॉरिटी है इंडिया के बाहर, या किसी एसेट में ओनर तो नहीं लेकिन आप क्या है? एज अ नॉमिनी, तो भी आपको इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। और आप इससे भी बच गए, तो लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया नया डी पॉइंट। डी पॉइंट ने कहा कि ठीक है, ए में नहीं आए, बी में नहीं आए, सी में नहीं आए, अगर आप डी में भी आ गए तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड डी से न्यू केसेस टू फाइल आईटीआर मैंडेटरी असेसमेंट ईयर 2021, इसी साल से एप्लीकेबल होगा। अमाउंट डिपॉजिट इन अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इन करंट अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1 करोड़। अगर आपका कोई करंट अकाउंट है किसी भी बैंक में और उस एक बैंक अकाउंट में, एक में किसी सिंगल बैंक अकाउंट में आपके 4 अकाउंट हैं, उन सब में आपने 30-30 लाख जमा करे, 1 करोड़ 20 लाख एक साल में, तो नहीं एप्लीकेबल है। सिंगल बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ऊपर से ज्यादा पैसा डिपॉजिट हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेवल, या आप कंट्री से बाहर घूमने गए पिछले साल, फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, तो पिछले साल अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।
इंडिविजुअल पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, या कोई इंडिविजुअल, ये सिर्फ थर्ड पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इन इंडिविजुअल, नॉट फॉर अ कंपनी, नॉट फॉर अ फर्म, नॉट फॉर एचयूएफ, इट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने एक साल में बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है, तो भी उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और लास्ट है क्लेमिंग कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन हाउस। कैपिटल गेन चैप्टर में अगर उसने कोई एग्जेम्पशन ली है हाउस के रिस्पेक्ट में, तो भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट के आगे, रेफर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन चैप्टर, रेफर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन चैप्टर। तो ये है DABCD। मतलब हमारी कंट्री में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसा कई लोगों का मिसकंसेप्शन है, बट ऐसा नहीं। आप देखें ना, आईटीआर किन्हें फाइल करना होता है वो हमने चारों पॉइंट पढ़ लिए। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपके पास पैन नंबर होने पर, आपके पास कार होने पर, आपके पास घर होने पर आपको आईटीआर फाइल करना है, नहीं। अगर आप इन चार में से किसी पॉइंट में फॉल करते हैं तो सिर्फ आपको आईटीआर फाइल करना है, अदरवाइज आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है। तो ये तो हमने सेक्शन 139(1) में पढ़ा, ABCD पॉइंट, जो बताता है कि हमारी कंट्री में आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों पर है। अगर आप इनमें से किसी में फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करनी है, अदरवाइज आईटीआर फाइल नहीं करनी। ओके, अब इसी के नीचे इसका प्रोविजो है जो बताता है ड्यू डेट, कि आईटीआर कब तक हमें फाइल करनी पड़ती है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर? ध्यान रखिए, एक है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, but that is not a last date of filing of ITR. That's only due date, but that's a best date. अगर ड्यू डेट तक आपने आईटीआर फाइल कर दी एज पर सेक्शन 139(1), तो आपको काफी एडवांटेज मिलेंगे। और अगर आपकी आईटीआर ड्यू डेट पर फाइल नहीं हुई, तो ऐसा नहीं कि आप उसे फाइल नहीं कर सकते, देयर इज सम लास्ट डेट ऑल्सो। लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, इसमें ड्यू डेट पे फाइल करने का क्या फायदा है, नहीं फाइल करने के क्या नुकसान है, एक्सेट्रा, वो सब आगे अभी डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले हम ड्यू डेट की बात करते हैं। ड्यू डेट और देखो लास्ट डेट में अंतर क्या है। जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर एक डेट देता है इंस्टीट्यूट कि भाई 25 फरवरी तक आप विदाउट लेट फीस अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, विद लेट फीस 5 अप्रैल हो सकता है, ऐसी डेट्स गिवन होती हैं। तो 25 फरवरी क्या हो गई, विदाउट लेट फीस तक, मतलब ड्यू डेट, इस डेट तक फाइल कर दो तो देयर विल बी नो पेनल्टी, नो एक्स्ट्रा पेमेंट। और लास्ट डेट पूछी जाए बच्चों तो क्या है, दैट्स नॉट 25 फरवरी, वो जाएगी हमारी फिर जो भी लास्ट डेट इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब्ड की होगी। लास्ट डेट के बाद आप फाइल ही नहीं कर सकते। तो एक डेट होती है ड्यू डेट विदाउट लेट फीस एक्सेट्रा, और एक होती है हमारी लास्ट डेट। तो ड्यू डेट के बाद पेनल्टी एक्सेट्रा लगती है, लेकिन आप फाइल कर सकते हैं। बट लास्ट डेट निकल गई तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अभी हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, ड्यू डेट, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। व्हाट इज ड्यू डेट? देखिए, दो ड्यू डेट बनाई है। एक ड्यू डेट है दैट इज 30 सितंबर, हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021, तो जो हमारे लिए ड्यू डेट बनाई है दैट इज 30 सितंबर 2020 एग्जाम के लिए। ये डेट अभी हो सकता है चेंज हो जाए, बिकॉज अभी कोरोना है, तो इस फाइनेंशियल ईयर की हो सकता है डेट्स को एक्सटेंड किया जाए। बट अभी राइट नाउ इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन चल रहा है हम उसको लिख रहे हैं। इफ देयर इज सम अमेंडमेंट आई विल लेट यू नो। ओके, तो एक तो ड्यू डेट बनाई है 30 सितंबर और एक बनाई है 31 जुलाई। हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 1920, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 19 को शुरू हुआ और 31 मार्च 20 पे खत्म। तो जब 20 पे खत्म हो जाएगा तो उसकी डिटेल भरने के लिए कुछ लोगों के लिए डेट है सितंबर, मतलब मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 6 महीने का टाइम दिया है आपको कि मार्च के अगले 6 महीने में आप अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं ना डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी, टैक्स पे करना वो। दूसरा ऑप्शन बाकी लोगों के लिए जुलाई है, यानी कि उनके पास टाइम कितना है, सिर्फ मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने में उन्हें अपनी आईटीआर फाइल या टैक्स सबमिट करना होता है। बट दीज आर ड्यू डेट। इन डेट्स पर नहीं हुआ तो क्या होगा वो भी आगे आएगा। अभी हम पढ़ते हैं ड्यू डेट किसके लिए कौन सी है। ये डेट एप्लीकेबल है 3 लोगों के लिए। इफ यू आर अ कंपनी, एनी काइंड ऑफ कंपनी, तो आपके लिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर क्या है, 30 सितंबर फिक्स्ड। दूसरा, ऐसे लोग, ऐसे बिजनेस जिनका क्या होता है ऑडिट, चाहे तो वो ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट में होता है या वो किसी और एक्ट में हुआ है।
किसी भी एक्ट, कंपनीज एक्ट में एटसेट्रा, किसी में। तो कंपनीज के लिए मैंडेटरी कौन सी हो गई, हमेशा सितंबर। अदर देन कंपनी, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे बिजनेस जिनका ऑडिट होता है अंडर एनी एक्ट, किसी भी एक्ट में अगर उनका ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए भी डेट कौन सी रहेगी, सितंबर। एंड नाउ लास्ट इज थर्ड, कंपनी के लिए हो गई अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी में अगर आपका ऑडिट होता है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आपका ऑडिट हुआ तो डेट होगी सितंबर। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका ऑडिट हुआ, डेट होगी सितंबर। अगर आप HUF हैं, आपका ऑडिट हुआ तो डेट होगी सितंबर। कंपनी का ऑडिट हो या ना हो, हमेशा फिक्स क्या है, सितंबर। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट ये है, अगर ऐसी कोई फर्म है जिसका ऑडिट हुआ है, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड एसोसिएट, ठीक है, इसके 3 पार्टनर हैं A, B और C। इस ABC एंड एसोसिएट का क्या हुआ है, मान लीजिए ऑडिट, पार्टनर्स का नहीं हुआ, फर्म का क्या हुआ है, ऑडिट। तो फर्म का ऑडिट होता है तो फर्म कौन से पॉइंट में गई, पॉइंट नंबर 2 में। अगर मैं पूछूं ABC एंड एसोसिएट का रिटर्न कब तक फाइल होगा तो सितंबर, और कौन सा पॉइंट इस बात को बोल रहा है, सेकंड, क्योंकि ABC का क्या हुआ है, ऑडिट। अब एक नई बात कहते हैं, ऐसी फर्म जिसका ऑडिट हुआ है, तो वो फर्म किस में गई, सेकंड पॉइंट में। उसके बारे में बात नहीं कर रहा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऐसी फर्म जिसका ऑडिट हुआ है, उसके जितने भी वर्किंग पार्टनर्स होंगे उनकी भी डेट क्या बनेगी, 30 सितंबर। समझो, ABC एंड एसोसिएट की ITR कब फाइल होनी है, सितंबर तक। तो क्योंकि ABC एंड एसोसिएट की सितंबर तक होगी, तो इनकम टैक्स कहता है अब उसके जितने भी वर्किंग पार्टनर हैं इनकी भी ITR कब फाइल होगी, सितंबर तक। ABC का ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट सिर्फ किसका हुआ है, ABC एंड एसोसिएट का। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है तो उनकी डेट सितंबर है, तो सोचो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब फाइनल होंगे, सितंबर में जाके। तो अगर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट सितंबर में फाइनल होंगे तो पार्टनर्स की भी तो डिटेल्स कब तक अपडेट हो पाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट्स, उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फाइनलाइज कब होगा, सितंबर में। तो पार्टनर बेचारे जुलाई में रिटर्न भर ही नहीं सकते। तो ऐसी फर्म जिसका ऑडिट हुआ है वो तो पॉइंट नंबर 2 में गई। इवन उसके सारे पार्टनर्स, उनका भी क्या होगा, रिटर्न फाइलिंग की डेट सितंबर। ये वाली बात कौन सा पॉइंट बोल रहा है, थर्ड। तो थर्ड पॉइंट फर्म के लिए नहीं, उन फर्म्स के पार्टनर के लिए है जिनका ऑडिट होता है। गॉट इट। अब इनके अलावा जितने भी बचे, इन तीनों के अलावा, उन सब के लिए डेट क्या है, 31 जुलाई। कौन कौन बचा, जिनके बिजनेस नहीं होता। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सबके सब किस में आ गए, इधर सैलरीड पर्सन है, जिनकी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, रेंटल, या जिनके बिजनेस है लेकिन ऑडिट नहीं होता, तो वो सारे भी कहां गए हमारे पास, जुलाई वाले में। सैलरी वाले सारे कहां गए, जुलाई वाले में। तो जिनके बिजनेस नहीं, या बिजनेस है लेकिन ऑडिट नहीं, या सैलरीड पर्सन है, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाता है, या सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम कमाता है, रिटायर्ड पर्सन है, उन सब के लिए जुलाई। हमारी कंट्री में ज्यादा लोगों के लिए ड्यू डेट क्या होती है, जुलाई। इनका नंबर ज्यादा है, कंपनीज तो लिमिटेड है, और ऐसे बिजनेस जिनका ऑडिट होता है वो भी लिमिटेड है, कम है। बड़े बिजनेस होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर हो, कौन से होते हैं जिनको ऑडिट कराना पड़ता है, ये भी टॉपिक असेसमेंट प्रोसीजर में आएगा। तो आइए डेट्स पढ़ लेते हैं, ड्यू डेट्स। A point is 30th September of assessment year for a company, a person other than a company whose accounts are required to be audited under any act। कंपनी के लिए हो गई, अदर देन कंपनी के लिए जिनका ऑडिट होना जरूरी है, और वो एनी एक्ट, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हो या किसी और एक्ट में। और तीसरे, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। ऐसी फर्म जिसके अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है, जो पॉइंट नंबर 2 में इंक्लूड हो गई है, उसके सारे वर्किंग पार्टनर्स की डेट भी क्या होगी, सितंबर। और इन सब के अलावा 31 जुलाई फॉर असेसमेंट ईयर फॉर पर्सन नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी 1 2 3 4। 4 गलती से प्रिंट हो गया है, सिर्फ 1 2 3 है, तो पॉइंट नंबर 4 काट दीजिएगा। बी पॉइंट में लास्ट लिखा है 4, वो गलत हो गया है, ओनली देयर इज 1 2 एंड 3। ओके, ये सेक्शन था हमारा पहला, ये बताने के लिए कि हमारी कंट्री में किन लोगों को रिटर्न भरनी पड़ती है। इसके अलावा 2 पॉइंट और है नीचे, पहले वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन जो आपने ड्यू डेट खत्म करी है उसके बीच में तो सेक्शन छोड़ो, नीचे सेक्शन आ रहा है किसके, 139(4)(a) मिला, और 139(4)(b), ये 2 और पढ़ लें तो सब लोगों के रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन हमारे हो जाएंगे।
अब ये जो दो पॉइंट है 139 4A एंड 4B, ये बड़े सिंपल से हैं। 4A कहता है कि अगर आप एक ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, याद है आपको कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उसकी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है। असाइनमेंट नंबर 5 में हमने पढ़ा, इफ देयर इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसकी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और आपकी इनकम है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, और चैरिटेबल एक्टिविटीज में यूज हो रही है, तो इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट। लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर है, जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर है, उनको भी आईटीआर फाइल करना है, चाहे उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो, बट अगर जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर निकल गई तो ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी आईटीआर फाइल करेंगे। और इसके बाद सेम पॉइंट है बिल्कुल वैसा ही, पॉलिटिकल पार्टी की भी सारी इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट 100%। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की जीटीआई 2.5 लाख को क्रॉस कर गई तो ऐसे केस में भी उसे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। सेक्शन 139 4A और 4B पढ़ रहा हूं मैं। Every person in receipt of income derived from property held under trust or other legal obligation for charitable purpose shall, if total income before giving exemption under section 11 and 12 in respect of which he is assessable as deemed assessee exceed the maximum amount which is not chargeable to tax, furnish a written income within the time allowed in section 139(1). Same, the chief executive officer of every political party shall, if total income before giving exemption under section 13A in respect of which he is assessable as deemed assessee exceed the maximum amount which is not chargeable to tax, furnish a return of income within time allowed। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट जो ये बताता है हमारी कंट्री में किन लोगों को आईटीआर फाइल करनी है एंड व्हाट इज ड्यू डेट, किसको कब फाइल करनी है ये बात हो गई, और ड्यू डेट क्या होती है वो हो गई। साथ में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्लस पॉलिटिकल पार्टी को भी करनी है अगर वो भी एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की इनकम कमाते हैं तो। ठीक है, यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ आई विल बी बैक एंड टेक केयर, बाय।